अब मैं उपेंद्र जी को रिक्वेस्ट करूंगा अपनी कविताएं सुनाएं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं। पिछले 4 दिन से ये जो महायज्ञ चल रहा है बहुत ही सार्थक और सफल आयोजन रहा है, और जिसको जो आज संपन्न हो रहा है इन कविताओं के साथ, काव्य आयोजन के साथ। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि इस पूरे आयोजन के केंद्र बिंदु में जो मेन फोकस रखा गया था वो था सेंसलेस वॉर, जो हमारे पूरे इस पृथ्वी पर जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे समक्ष। और ये भी सवाल उठा है कि ये युद्ध केवल क्या शारीरिक रूप से ही खेला जाता है या लड़ा जाता है, बल्कि मानसिक रूप से भी जो हम अंतरंग में अपने आप में बौद्धिक स्तर पर और भावनात्मक स्तर पर जो युद्ध लड़ रहे हैं वो भी एक खतरनाक युद्ध के रूप में माना जाता है। पहले दिन जब मैंने कई वक्ताओं को सुना, मैं क्षमा चाहूँगा अपनी कविताओं से पहले वो समय मैं अपनी कविताओं में से काट दूंगा, ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। जितने भी वक्ता यहाँ पर थे उन्होंने युद्ध के बारे में बातचीत की यहाँ पर, और उस सब नकार रहे हैं उस युद्ध को, जिसमें रशिया यूक्रेन की बात आई, गाज़ा की बात आई, और भी कई संदर्भ उसमें आ गए। लेकिन बहुत अच्छा होता, समीचीन होता, सार्थक होता, संदर्भगत होता अगर जो हमारे देश के भीतर 1990 में बहुत भयानक युद्ध खेला गया कश्मीर में, उसका थोड़ा बहुत जिक्र नहीं हो पाया। वो मुझे थोड़ा सा मन पर लग गया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि 1990 में एक पूरे समुदाय को कश्मीर से ख़त्म कर दिया गया, उनकी संस्कृति को ख़त्म कर दिया गया, उनके वजूद को ख़त्म कर दिया गया। बहुत सारी हत्याएं हुई उस दौरान, और एक समुदाय को, कश्मीरी पंडित समुदाय को वहाँ से जो जिहादी थे, आतंकवादी थे, ये भी बहुत बड़ा युद्ध था उस समय। मैं क्यों इसका उल्लेख यहाँ पर कर रहा हूँ? क्योंकि अब वो समय तो टल गया है, लेकिन उस यातना को, उस बात को, उस वेदना को साहित्य के माध्यम से बहुत ज़ोरदार तरीके से दर्ज होना चाहिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, जो संभवतः नहीं हो पाया। कश्मीर में इस पर काफ़ी लिखा गया, बुद्धिजीवी वर्गों ने काफ़ी साहित्य लिखा, साहित्य के माध्यम से इस बात को सामने लाया गया, लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको और प्रखरता, इसको प्रखरता के साथ उभारने की आवश्यकता थी, नहीं हो पाया। खैर, ये युद्ध में क्या स्थिति रहती है, मैं आपके समक्ष एक मेरी कविता, पिछले साल जब रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, उन्हीं दिनों कश्मीर में कुछ निर्दोषों की हत्या कर दी गई, तो मैंने एक कविता लिखी थी, जीत किसकी हुई। इस कविता पर फिर बाद में एक लघु फिल्म भी बनाई गई थी। मैंने आपसे निवेदन किया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वो 4 मिनट की फिल्म है, उसको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन मैं उस कविता को अपने कविता पाठ के प्रारंभ में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जीत किसकी हुई, जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, जंग में हर तरफ सिर्फ मैं ही मरा। जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, जंग में हर तरफ सिर्फ मैं ही मरा। एक बाजू उठा, एक बाजू कटा, खून आखिर जमीन पर सिर्फ मेरा गिरा। मन से आहत हुआ, मन से आहत हुआ, तन से घायल हुआ, सबके घावों से बस मैं ही रिश्ता रहा। घर से बेघर हुए, दर बदर हम हुए।
घर से बेघर हुए, दर बदर हम हुए, खौफ में हर तरफ सिर्फ मैं ही मिला, सिर्फ मैं ही मिला। जीत किसकी हुई, हार किसकी हुई, जंग में हर तरफ सिर्फ मैं ही मरा, सिर्फ मैं ही मरा। वाह। ये कविता मैंने समर्पित की थी उस त्रासदी को पिछले साल। और जब व्यक्ति के रूप में, चाहे वो अकेला चलता हो, चाहे वो कई समूह के साथ चल रहा होता है, तो उसकी अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक आइडेंटिटी होती है। मैं जब भी अकेले में होता हूं, कभी भी अकेला नहीं होता हूं। मैं जब भी अकेले में होता हूं, कभी भी अकेला नहीं होता हूं। अपनी स्मृतियों से निरंतर बुनता रहता हूं, अपने ही इर्द गिर्द खुद अपने आप को। वाह वाह। कोई भी मेरी कोई भी यात्रा कभी भी एकांत में नहीं होती। उस यात्रा में मेरे साथ शामिल होते हैं अपनों से छोटे अपने, कुछ टूटे अधूरे सपने, धूल मिट्टी से सने पांव, फटे जूतों से मिले घाव। मैं जब भी अकेले में होता हूँ, कभी भी मैं अकेले में नहीं होता हूँ। कभी भी मेरी यात्रा एकांत में नहीं होती है, कभी भी मेरी यात्रा एकांत में नहीं होती है। मैं जब भी लौट आता हूँ, अपने में ही सब लौट कर आता हूँ। कभी भी मैं अकेला नहीं होता हूँ, मेरे साथ सब कुछ मेरे भीतर ही उपस्थित होता है। मेरी यात्रा कभी भी अकेले में नहीं होती है। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये अकेला जो आइडेंटिटी है उस पर थी। मैं ये बात तो मुझे पीछा नहीं छोड़ेगी ना। मैं चिनार की बात करना चाहता हूँ। कश्मीर का चिनार जो होता है, अकेला एक ऐसा पेड़ है जो और कहीं नहीं उगता है, केवल कश्मीर में ही उगता है। तो हमारी संस्कृति का, हमारे पूरे जीवन का अंग बन चुका होता है। और चिनार की दूसरी एक खसूसियत ये है कि जब शीतलता उसको देनी होती है तो उसके नीचे सब लोग बैठते हैं। इसलिए आप देखिए, मुगल गार्डन जाइए, चिनार के वृक्ष आपको बहुत सारे मिलेंगे वहाँ पर। आप भी जाइए ना, आप अब घूम के आइए। अब कश्मीर कह रहे हैं अब अच्छा हो रहा है। चिनार तुम्हें अपने साथ उगते देखा है, कि मेरी पहली कविता थी जब कश्मीर निर्वासन हुआ था, उस पर लिखी थी मैंने। चिनार बचपन से तुम्हें अपने साथ उगते देखा है, सौंपता रहा तुम्हें अपना हर एक वसंत, और मैं खुद झरता रहा पात पात। वाह। चिनार तुम महज पात्र नहीं हो दादी माँ की कहानियों के, बल्कि तुम साक्षी भी रहे हो हर बदलते मौसम के, हर खिड़की द्वार के, देहरी आंगन के, रिश्तों की खुशबू के, व्यतस्ता के, प्रभा के। क्या उत्तर दूं मैं अपने पूर्वजों को, उन ऋषि मुनियों को, जिन्होंने अपने तपोबल से सौंप दिया था तुम्हें मेरे अंतरंग को। चिनार आज हम दोनों के जिस्म है लहू लुहान। चिनार आज हम दोनों के जिस्म है लहू लुहान, क्योंकि तुम बन गए हो आदम खोर, और मुझे अपने भीतर से आना पड़ा है बहुत दूर, बहुत दूर, मगर कहीं पर आकर भी खत्म नहीं होती वह सीमा। चिनार जहाँ से तुम्हें मैं अपने से अलग देख सकूं। वाह वाह। चिनार बचपन से तुम्हें अपने साथ उगते देखा है। अंत में एक छोटी कविता आपको सुनाने के बाद मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूँ। ये आत्मा को छूते हुए। उस दूरी तक जब मैं पहुँचा
तुमने इतिहास दोहराना शुरू कर दिया। उस दूरी तक जब मैं पहुंचा, तुमने इतिहास दोहराना शुरू कर दिया और मेरी मुट्ठियों में बंद मेरे लावारिस होने की खबर को गलत साबित करने के लिए तुमने मेरे हाथ काट दिए। सिर काट नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा कद मुझसे बहुत छोटा है। मेरी पीठ पर खड़े होकर भी तुमने ये फासला तय करना चाहा। मेरी रीढ़ की हड्डी को बैसाखी बनाकर एक बहुत ऊंचाई पार करने की कोशिश में तुम्हारी आत्मा से सभी कपड़े उतर गए और तुम अपना नंगापन छिपाने के लिए मेरे शरीर के आर पार हो गए, बस मेरी आत्मा को छूते हुए। धन्यवाद। वाह वाह।